नमस्कार मित्रों, मैं हूं भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में वर्णमाला बड़ा ही वैज्ञानिक विषय है, क्योंकि वर्णमाला से संबंधित पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि जो नए नए सुधार आए हैं वो किस प्रकार से है, और ख़ास करके जो स्पर्धात्मक परीक्षाएं होती है उसमें भी उनसे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी की वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उसके स्थान, उसका विभाजन, उसके वर्ग, कई सारे मुद्दे वर्णमाला से संबंधित है। तो उसको हम आज बड़ी बारीकी से, विशेषता से और विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में हमारी सबसे पहली कड़ी, हमारा सबसे पहला अध्याय है वर्ण परिचय। अब देखते हैं कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड ना किया जा सके, जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे कि राजा शब्द देखे तो इसमें रा और जा दो शब्द है। अब इसको और खंडित किया जाए तो र, आ, ज, आ इतना होगा। इससे अधिक विभाजित इसको नहीं किया जा सकता है। तो यही मूल ध्वनियाँ ही लिखित रूप में वर्ण या अक्षर है कहलाती है। अब देखते हैं कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्णों के दो भेद है। सबसे पहला स्वर, जैसे अ, आ, ई आदि हो गया। दूसरा है व्यंजन, व्यंजन जैसे क, ख, ग आदि हो गया। तो इन सभी को मिलाकर एक पूरा का पूरा जो झाला तैयार होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के वैज्ञानिक क्रमवार उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें कुल 51, इसमें मतभेद है। 51 और 52 दो विद्वानों में मतभेद है। हम दोनों की चर्चा करेंगे। 51 और 52 वर्ण है। जो 52वां वर्ण है वो श्र के साथ माना जाता है, और श्र को निकाल दे तो 51 ध्वनियाँ मानी जाती है। तो सबसे पहले स्वर। स्वर पर हम देखते हैं कि कितने प्रकार के स्वर होंगे। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे कुल मिला के 11 स्वर बनते हैं। व्यंजन में वर्ग के हिसाब से क वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, क से लेकर 5 अक्षर आएंगे तो वो क वर्ग कहा जाएगा। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से है। फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन स, श, श, ह 4 हुए। उसके बाद संयुक्ताक्षर में स्र, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं। फिर द्विगुण व्यंजन में ऋ, ढ, ये 2 होते हैं। एक अनुस्वार और एक विसर्ग। इस तरह कुल मिला के 52 वर्ण हमारी वर्णमाला में निहित है। अब हिंदी के सबसे पहले स्वर वर्णन का हम परिचय देखते हैं। जैसे किसको स्वर वर्ण कहा जाए कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता न हो, वह स्वयं ही अपने आप बिना अवरोध के उच्चरित हो,
उसे स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या है 11। उसमें भी विभाजन किया जा सकता है। जैसे कि ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ और रू, उसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर माफ कीजिए, आ, ई, उ और संयुक्त ए, ऐ, ओ, औ ऐसे हैं। और एक आता है प्लुत, जैसे कि ह्रस्व स्वर है वो एक मात्रिक स्वर कहा गया, दीर्घ स्वर है वो द्विमात्रिक कहा जाता है। फिर प्लुत होता है वो तीन मात्रा का होता है। जैसे अब हिंदी में इस्तेमाल नहीं होता है, संस्कृत में इस्तेमाल होता था। जैसे ओम बोलते हैं तो ओ के बाद 3 मात्राओं का समय लगता है, तो वो प्लुत स्वर कहा जाएगा। उसको लिखित रूप में अगर लिखना है तो 3 के जैसे लिखा जाता है, क्योंकि 3 मात्रा को दर्शाता है। फिर आगे देखें तो मात्रा परिचय की अभी मैंने बात की उसी प्रकार से कि जो स्वर या व्यंजन बोलने में एक मात्रा का समय लेता, मात्रा है वो समय का माप है एक संस्कृत व्याकरण के और हिंदी व्याकरण के हिसाब से। तो मात्रा, एक मात्रा का जिसमें समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। मतलब दो अ मिला दीजिए, एक अ बोलने में 1 मात्रा लगेगी तो 2 अ बोलने में 2 मात्रा लगेगी, अ तो आ हो जाएगा। तो आ जो है वो दीर्घ मात्रा है, 2 मात्राओं का समय लगता है। तो इस प्रकार से जिसकी 2 मात्रा होती है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। जो 1 मात्रा के होते हैं वो ह्रस्व स्वर या ह्रस्व दीर्घ व्यंजन कहा जाता है। फिर आगे अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग भी इसमें आएंगे, लेकिन वो हमारे लिए अभी इतने काम के नहीं हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ये भाषा विज्ञान का मुद्दा है। तो इसको हम आगे के वीडियो में, जो यदि आपकी इच्छा रहेगी तो हम देखेंगे। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियों को वैसे अयोगवाह कहा जाता है। अब ये आप दर्शकों पर निर्भर हैं। आप दर्शकों से एक प्रश्न है कि ये अयोगवाह क्या होता है। जिसको भी आंसर मिल जाए वो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर भेज सकते हैं। ये अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है, तो उसको क्यों कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में नीचे जवाब में देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय में मित्रों। हिंदी व्यंजन वर्ण जो है, हमने आगे स्वर की बात कर ली, अब हिंदी व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। देखिए मित्रों, ये अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये हिंदी का गहराई से हम अभ्यास कर रहे हैं, परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इन वर्णों को हम वैज्ञानिक ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क से लेकर ग तक समझा देना वही नहीं होता है। आगे हम देखेंगे, बड़ी काम की बातें आएंगी, जो परीक्षाएं होती हैं उनसे रिलेटेड कई सारी बातें, जो प्रश्न होते हैं उसमें निहित होंगे। तो कृपया आप इसको पूरी लेंथ तक, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्यंजन वर्ण, जैसे कि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वर अपने आप ही उच्चारित होते हैं, उनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। उसी प्रकार व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, और उसके भी कई सारे भेद किए गए हैं। जैसे कि स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है कि जब हमारी जिह्वा है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि जगहों को स्पर्श करती है और फिर जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। उसको वर्ग के हिसाब से 5 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग में 5 अक्षर रखे गए हैं, तो 5 मिलाकर 5 को गुना कर दीजिए तो 25 अक्षर हो जाएंगे। तो पहला वर्ग है वो क वर्ग है,
पहले जो 5 अक्षर है उसमें से जो पहला अक्षर होता है वही वर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। तो ये क से शुरू होता है तो क वर्ग, उसमें 5 अक्षर आएंगे। उसके बाद देखते हैं च वर्ग, च, छ, ज, ञ। ये च वर्ग के 5 हो गए। उसके बाद ट वर्ग, तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और अंत में प वर्ग है, वो प, फ, ब, भ, म। अब ये जो पांचों व्यवस्थाएं हमारे सामने दी गई है ये वर्ग के हिसाब से, तो उसमें जो सबसे पहला क वर्ग है वो कंठ्य है। तो जो हम बोलते हैं उसकी आवाज़, ध्वनि जो है वो कंठ से निकलती है। स्पर्श कहाँ होगा? कंठ पे होगा। च वर्ग है वो तालव्य है, तालु पर जीवा का स्पर्श होने से च, छ, झ, झ निकलता है। फिर ट वर्ग है वो मूर्धन्य है, मूर्धा जो हमारे तालु से पीछे ऊपर की ओर होता है, मूर्धा। तो ट वर्ग बोलने के लिए जिह्वा हमारी जहाँ पर टकराती है वो मूर्धा कहा जाता है, उसे मूर्धन्य ध्वनि भी कहा जाता है। उसके बाद त वर्ग पूरा दंत से रिलेटेड है कि जब त, थ, द, ध, न बोलते हैं तो हमारी जिह्वा दांत के पीछे स्पर्श करती है। और लास्ट में प वर्ग है वो ओष्ठ है, तो प, फ, ब, भ, म ये ध्वनियाँ उच्चार करने में हमें ओंठ का इस्तेमाल करना पड़ेगा।